सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो यहाँ पे हम बुक अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सुपर इन्वेस्टर है उनका नाम है केनेथ अंड्राडे करके, और उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था बीकॉम, और वो उन्होंने कंप्लीट किया था नरसी मोंजी कॉलेज जो मुंबई में है वहाँ से। और करंटली वो ओल्ड ब्रिज कैपिटल करके एक फंड हाउस है, उनको वो चलाते हैं। फाउंडर भी वही है और सीईओ और सीआईओ भी वही है अभी के डेट में। केनेथ अंड्राडे जो इन्वेस्टर है, उन्होंने पहले आईडीएफसी म्यूचुअल फंड उनको भी उन्होंने संभाला था उस टाइम पे, और वहाँ पे समवेयर अराउंड 8 बिलियन यूएसडी जितना वो फंड जो था वो उनको संभाल रहे थे। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। फिर नेक्स्ट है जो बुक में जो एक कोट मुझे इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा लगा था, वो ये है कि एट द पीक ऑफ द साइकिल कैपिटल डिप्लॉयड इज ऑलवेज हाईएस्ट। और इसी की वजह से जो हमारा रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि एकदम टॉप पे जब मार्केट होता है तो हमें लगता है कि नहीं, अब तो पैसा हमें उठाना है, और उसी टाइम पे जो कैपिटल अलोकेशन के जो डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से या तो हमारी ओर से भी, वो बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, और इसके ये कोट के ऊपर से आपको एक थोड़ा ये भी आइडिया आ गया होगा कि उनका जो इन्वेस्टिंग का जो स्टाइल है वो है बेस्ड ऑन साइकिल्स। तो ये भी हम धीरे धीरे आगे की स्लाइड्स में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो उनकी अर्ली लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी मतलब वो हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था, और बट वहाँ से फिर उनका शिफ्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। वो मेजोरिटी मतलब उनका जो लाइफ था वो मुंबई में ही उन्होंने बिताया है। और फिर नेक्स्ट 1991 में जब उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया नरसिंह मुंजी से बीकॉम का, तो वहाँ से उनका पहला जो उनका जॉब था वो था कैपिटल मार्केट मैगजीन करके, जो आज भी आता है। तो वहाँ पे उन्होंने समवेयर अराउंड 18 मंथ्स जितना उन्होंने वहाँ पे काम किया था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी उन्होंने काम किया था। फॉर एग्जांपल समीर दोशी, फिर एप्पल एसेट मैनेजमेंट और शेर खान में भी उन्होंने काम किया हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब वो इन्वेस्टिंग का जो उन्होंने जर्नी जो अपना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था आईपीओ में, मतलब पीओ में वो पैसा लगाते थे। और जैसे बुक के अंदर मेंशन है कि उनके जो फादर है वो एनआरआई थे, तो उसकी वजह से क्या है कि जब भी वो आईपीओ में एप्लीकेशन करते थे तो उनको एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिलता था उस टाइम पे, और उसी की वजह से वो मेजरली ट्राई करते थे कि वो इन्वेस्ट करना, मतलब उनका जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था आईपीओ से। और मतलब जब जैसे हम देख सकते हैं कि 1999 के आसपास वो कैपिटल मार्केट या तो मतलब दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस थे वहाँ पे वो जब काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर को वो पूरा फॉलो कर रहे थे, और उसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट, ब्रोकरेज रिपोर्ट वो सब उनको निकाल रहे थे। बट उस टाइम पे मतलब जैसे बुक के अंदर बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पे बताया हमें कि मतलब उस टाइम पे उनको ऐसा लगा था कि भाई जो 1999 में जो टेक्नोलॉजी का यूफोरिया चल रहा था, बहुत ही अच्छी कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे चली गई थी, और उनके बहुत सारे ब्रोकरेजेस के जो कॉल थे वो भी अच्छे खासे हुए थे। तो उनको उस टाइम पे एहसास हुआ कि ये जो है वो लक है मार्केट का, ये जो है वो लक फैक्टर है कि जो उनके लिए काम कर गया। बट ऐसा नहीं है कि उनका जो स्किल था उसी की वजह से उनके जो क्लाइंट्स है उन्होंने अच्छा खासा टेक्नोलॉजी में पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोला कि वो उनका पहला रियलाइजेशन था। फिर नेक्स्ट है कि मतलब उनका मतलब बहुत ही कैंडिड कन्वर्जेशन उन्होंने यहाँ पे ऑथर के साथ किया है। तो जब वो ऑथर के साथ ये सब बात कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि पहले 10 साल तक देयर वॉज नो इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मतलब वो किसी भी एक रैंडम सेक्टर को या तो किसी भी एक रैंडम कंपनी को वो पकड़ते थे, फिर वहां से वो अपना जो रिसर्च है वो चालू करते थे वहां पे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते थे, ऐसा किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल नहीं था। अगर उनको कंपनी अच्छा लगा है तो वहां पे उन्होंने बाय किया था, मतलब ऐसा पहले 10 साल तक था, ऐसा उन्होंने बुक के अंदर हमें यहाँ पे बताया है। फिर अगर हम केस स्टडीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेजरली दी है वो भी ऑथर ने मतलब जो सब नोट्स आती हैं उसके अंदर वहाँ पे उन्होंने दिए। बट केनेथ अंड्राडे जी ने यहाँ पे एक भी अच्छा सा मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कब बाई किया था, कितने मार्केट कैप पे, ये किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। जबकि ऑथर ने बहुत बार उनको ट्राई किया है कि वो कुछ केस स्टडीज अब पर्सनली बताए कंपनी का नाम लेके, बट केनेथ अंड्राडे जी ने बहुत ही केयरफुली मतलब वहाँ पे वो कंपनी का नाम नहीं लिया है, और जो अपनी इन्वेस्टिंग का जो फिलोसॉफी था वो वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी यहाँ पे जो 4 केस स्टडी जो मुझे बुक के अंदर दिखी है वो यहाँ पे मैंने जितनी भी डिटेल मुझे मिली है इस सुपर इन्वेस्टर के कंटेक्स्ट में वो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल पहला है MRF जो उन्होंने बाय किया था, अभी कब बाय किया था, कितने टाइम में और क्या प्राइस पे कब बेच दिया, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
बट जैसे यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने 14 ईयर्स तक इस स्टॉक को होल्ड किया था, और ये स्टॉक का जो टाइम है होल्डिंग का 14 ईयर्स तक, तो वो केनेथ अंड्राडे जी का सबसे ज़्यादा जिसको अगर किसी ने होल्ड किया था तो वो था एमआरएफ का स्टॉक। ये एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बुक के अंदर मेंशन किया है। फिर सेकंड है कावेरी सीड्स में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और ये जो है वो 2008 से 2011 तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया था, और वहां से उनको एग्जिट भी कर लिया था। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कावेरी सीड्स जब उन्होंने इन्वेस्टिंग किया उस टाइम पे वो कंपनी की जो फैक्ट्री थी वहां पे भी गए थे, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे जाते गए, और वहां पे देखा कि कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हो रहा है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो भी अच्छे खासे बाहर से भी वो वहाँ पे एम्प्लॉइज आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक चेंज देखा, बट उसी टाइम के अंदर ये जो स्टॉक है वो जरा भी मूव नहीं किया था, बट केनेथ अंड्राडे जी उस स्टॉक को कंटिन्यूअसली बाय करते रहे, और फाइनली जब साइकिल रिवर्स हुआ और जो सारी चीज़ें जो कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रही थी उसके जब नंबर्स उन्होंने देखे तब जाके मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया था। तो ये था सेकेंड केस स्टडी। फिर थर्ड केस स्टडी था जो है वेस्ट कोस्ट पेपर का। अगेन यहाँ पे इतनी कुछ डिटेल नहीं दी है, बट उन्होंने ऐसा बोला है कि समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के आसपास उन्होंने ये स्टॉक जो है वो बाय किया था, और फाइनली ये उन्होंने 3-4 साल तक वहाँ पे ये स्टॉक जो है वो होल्ड किया था, और जैसे ही साइकिल रिवर्स हुई पेपर की तो उस टाइम पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था। फिर पेज इंडस्ट्रीज में भी उनका इन्वेस्टमेंट था, बट उन्होंने जब बाय किया तब स्टॉक का जो पी था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो समवेयर अराउंड 15 था। बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे उन्होंने उस टाइम पे इनको खरीदा था। अभी एग्जिट बुक में ऐसा नहीं लिखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये था केस स्टडीज़ के बारे में। तो अभी देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसी थी। तो सबसे पहले तो मैं भी जान के हैरान हुआ कि उन्होंने लिखा है कि मैं किसी भी तरह का अभी इन्वेस्टमेंट बुक जो है वो मैं पढ़ता नहीं हूँ। उनका जो मेजर जो रीडिंग है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और उसमें भी उनका मेजर रीडिंग है बैलेंस शीट और कैश फ्लो। वो ऐसा बोलते हैं कि जितनी हो सके उतनी कंपनीज के बारे में वो उनकी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। प्लस वो एनुअल रिपोर्ट को भी अभी इतना पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी उनको लगता है कि जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं वहाँ पे मेजरली जो है ना वो PR होता है, पब्लिक जैसे जिसको हम बोल सकते हैं ना वो मार्केटिंग जैसा हो गया हर कंपनी के लिए। तो इसीलिए वो एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना इतना पसंद नहीं करते, ऐसा उन्होंने ऑथर को यहाँ पे बोला है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये चीज़ बोला है कि वो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो बैलेंस शीट की हेल्थ देखते हैं, बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं, रादर की मैनेजमेंट कैसा है, बैड है, गुड है। वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे उतना बिलीव नहीं करते जितना वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में बिलीव करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक लॉजिक ये भी दिया है कि अगर बैलेंस शीट अच्छी है तो हम ऐसा एक इंडिकेटर मान सकते हैं कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट अगर किया है तो कंपनी का मैनेजमेंट गुड है। बट लेट्स से अगर मैनेजमेंट में ही अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको नंबर्स में भी दिखेगा। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव व्यू चाहिए तो आपको बैलेंस शीट की साइड से ही देखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और ये सेम चीज़ अगर आप देखो तो हमने जब पुलक प्रसाद जी की जो बुक व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन जो हमने रिव्यू करी थी, वहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ बोला था कि आपको ये जज आप कर ही नहीं सकते कि मैनेजमेंट गुड है या बैड है, बिकॉज वो जो चीज़ है वो सब्जेक्टिव है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको नंबर्स देखने हैं, अगर नंबर सही है तो मैनेजमेंट भी सही होगा। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे वो बताते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो वैल्यूएशन देखते हैं, मोमेंटम नहीं देखते। लेट्स से अगर किसी सेक्टर के अंदर अगर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर मोमेंटम चल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट जनरली नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं वैल्यूएशन पे। अगर वैल्यूएशन सही मिलता है, अगर उनको जो कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टेबल है उनके लिए, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। ये एक चीज़ भी हमें यहाँ पे समझनी है। फिर नेक्स्ट है कि अभी भी वो जो अभी खुद का जो फंड हाउस चला रहा है, तो अभी भी वो दिन की 1 या 2 कंपनी को पर्सनली फिजिकली जाके मिलना वो पसंद करते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। उनका जो लॉजिक है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी पसंद आया कि वो जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना तो उनका पहला थॉट ये रहता है कि अपनी जो डाउन साइड है, स्टॉक के प्राइस की जो डाउन साइड है उसको पहले आपको प्रोटेक्ट करना है। अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अपसाइड जो है ना वो मार्केट का, अगर हमारा लक होगा, मार्केट का अगर देन होगा तो वो हमें मिल ही जाएगा। वो मार्केट और इकोनॉमी या तो कंट्री है उसके हाथ में है, बट जो डाउन साइड है ना वो उसको प्रोटेक्ट करना है आपके हाथ में है। तो इसीलिए वो हमेशा चीप बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे वो बाय करना पसंद करते हैं। ये एक चीज़ हमें यहाँ से सीखनी है। फिर ये लाइन बहुत ही क्रिटिकल है पूरे वीडियो में। जो जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में हो, प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल वो लेस देन 1 हो, मार्केट लीडर होनी चाहिए
कंपनी जो है वो कैपिटल एफिशिएंट होनी चाहिए और प्लस कंपनी जो है वो डेट फ्री होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें उनको मिलती है तो अभी वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अभी जनरली हम भी कभी लेट्स से अगर हम स्क्रीनर भी अगर हम चलाते हैं तो वहाँ पे भी हम ऐसे नंबर डालते हैं कि किसी कंपनी का जो ROE या तो ROC का जो नंबर है वो 15 या तो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ये फैक्टर होने चाहिए, तभी मैं बाय करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली रिवर्स है कि वो ऐसी कंपनी में बाय करते हैं कि जहाँ पे ROC का नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में है। अभी ऐसा क्यों है, उनका यहाँ पे लॉजिक मेनली ये है कि जब आप ऐसी कंपनी बाय करते हो कि जिसका ROC बहुत ही कम है, प्राइस टू सेल्स मल्टीपल कम है, लेस देन 1 है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि वैल्यूएशन आपको बहुत ही फेवरेबल मिलता है। प्लस उनका ये भी कहना है कि आपको जब भी ऐसी कंपनी मिलती है ऐसे वैल्यूएशन पे, उसका एक इंडिकेशन ये भी है कि कंपनी जो है वो साइकिल के एकदम बॉटम पे आ चुकी है, या तो पूरी इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक बॉटम पे आ चुके हैं और यहाँ से जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड है। और वहाँ पे जितनी भी मतलब नेगेटिविटी उस सेक्टर या तो पर्टिकुलर कंपनी के लिए होगी वो सारी की सारी प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी होगी। एंड दैट इज़ वाई कि अगर साइकिल अगर लेट्स से अगर वहाँ से टर्न होती है तो बहुत ही बड़ा पैसा आपका बन सकता है और वो भी कंपनी के अच्छे खासे वैल्यूएशन पे। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। फिर नेक्स्ट है कि वो ऐसा कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे वो बिजनेस जो है ना वो अभी अच्छा नहीं कर रहा है। मतलब साइकिल, अब देखो साइकिल ही आता है जब भी हम केनेथ हंड्राडे के बारे में बात करते हैं, तो मतलब वो एक बैलेंस शीट फोकस और सिक्लिकल टाइप की एक, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो साइकिल को बहुत ही अच्छे से समझता है, ऐसा एक इन्वेस्टर है। तो वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि जो बिजनेस अभी अच्छा नहीं कर रहा है और उसी टाइम पे पेसिमिज्म जो है वो भी ज्यादा होगा और उसकी वजह से आपको वैल्यूएशन भी अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेस अभी अच्छा नहीं कर रहा है वो कंटिन्यूअसली अच्छा नहीं करेगा। आज नहीं तो कल लेट्स से अगर इंडस्ट्री की साइकिल अगर रिवर्स हो गई तो वहाँ पे ये जो बिजनेस है वो भी अच्छा करेंगे, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि वो जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, वो एज लो एज 50 करोड़ वाली कंपनी में भी वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जैसे हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर लिया कि वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट बॉटम ऑफ द साइकिल पहुंच चुकी हो और उसकी वजह से वैल्यूएशन के जो पैरामीटर है वो भी हमको उनको अच्छे मिल सकते हैं उसी टाइम पे। फिर वो हमेशा ही अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ कैश रखते हैं, ये भी एक चीज यहाँ पे उन्होंने बोला है। तो एज ऑफ नाउ ही इज मैनेजिंग समवेयर अराउंड 10% ऑफ द कैश इन हिज पोर्टफोलियो। फिर अभी ये हो गया वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अभी यहाँ से थोड़ा लर्निंग्स जो है वो कैसा है इस चैप्टर से। तो पहला तो उन्होंने जैसे यहाँ पे हमें मतलब एक इन्वेस्टर को जिससे बोल सकते हैं ना कि नए इन्वेस्टर को एडवाइस दे रहे हैं वैसे कि आपको लेट्स से अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप नए नए मार्केट में आए हो, तो पहले तो आपको लिमिट करना है अपने आप को। मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं इस लाइन को कि आपका जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसको आपको लिमिटेड रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेक्टर्स के बारे में या तो सारे इंडस्ट्रीज के बारे में आपको कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं। बट आपको अपना जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसको लिमिट करना है और उसी के बीच में ही मतलब जितनी भी कंपनीज आती है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है अच्छे से समझ के। ये उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर लेट्स से एक कंपनी अच्छा करती है तो जनरली मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है बट जनरली बाकी की जो जितनी भी कंपनी है या तो पूरा सेक्टर है वो भी अच्छा करेगा। और ये वैसे भी ट्रू है कि लेट्स से अगर कोई एक या दो कंपनी जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर अच्छा नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर एग्रोकेमिकल में दो अच्छे प्लेयर है जो अभी कंटिन्यूअसली अच्छे नंबर्स नहीं दिखा रहे, तो उसका मतलब ये है कि पूरी इंडस्ट्री है या तो पूरा सेक्टर जो है वो ही डाउन टर्न में धीरे धीरे जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है। फिर तीसरी है कि आपको जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कैपिटल एफिशिएंट हो। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं कि जहाँ पे आप कैपिटल एफिशिएंट आप उसको कैसे लेट्स से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो पैरामीटर उन्होंने बोला है कि एक तो हो गया प्रॉफिट की, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, दूसरा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड। बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी हम मतलब ROC, ये अगर आप देखो ना तो एक टाइप का ROC का फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि जो प्रॉफिट वाला पार्ट है तो वो वहां पे कंपनी के जो मैनेजमेंट है वहां पे उतना उनका पार्ट नहीं रहता है, वहां पे पार्ट रहता है मार्केट का, इंडस्ट्री का, कंट्री का, ओवरऑल ग्लोबल मैक्रोस का। तो वो जो चीज़ है ना वो कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। वो साइकिल्स अगर अच्छी रही तो प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा, अगर साइकिल्स डाउन टर्न में है तो प्रॉफिट भी अच्छा नहीं रहेगा, चाहे मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ उन्होंने बोला। बट लेट्स से कि कैपिटल कितना एम्प्लॉय करना है अपने बिजनेस के अंदर वो मैनेजमेंट के हाथ में है। तो इसलिए जैसे हमने पहले जिस कोट के अंदर हमने देखा था आपको कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करना है प्लस आप कौन से टाइम पे आप अपना जो कैपिटल है वो एम्प्लॉयड कर रहे हो,
वो चीज जो है जो मैनेजमेंट के हाथ में है। अगर मैनेजमेंट को पता है कि अभी पीक ऑफ द साइकिल चल रहा है तो ऐसे टाइम पे हमें नई कैपेसिटी एडिशन नहीं करनी है, तो अभी जाके ऐसा मान सकते हैं कि वो जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है और कंपनी जो है वो कैपिटली एफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट है कि जहां पे उन्होंने बोला है कि मार्केट शेयर जो है ना वो कैपेसिटी एडिशन करके नहीं आता है, बट आपका जो एलोकेशन है, आपका जो कैपिटल एलोकेशन का जो स्किल है उससे आता है। मतलब अगर आप अपने पास जितना भी कैपिटल है उसको आप कितनी एफिशिएंटली कौन से साइकिल के स्टेज में आप उसको एम्प्लॉय कर रहे हो वहां से आता है। तो ये एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बोला कि वो ऐसी कंपनी में बाय करते हैं जगह पे जहाँ पे सिंगल डिजिट आरओसी उनको मिले। तो जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ पे उनका एक यहाँ पे बुक के अंदर भी यही चीज़ उन्होंने मेंशन किया था कि आपका सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वही होगा कि जहाँ पे आपने ऐसे टाइम पे उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब वो ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड कंडीशन में थी। फिर नेक्स्ट है कि आपका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो बहुत ही सही होना चाहिए। ये एक उनका बहुत ही एम्फेसिस है यहाँ पे। जब भी आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उस टाइम पे अगर पेसिमिज्म बहुत ही ज़्यादा था तो आपको वैल्यूएशन भी अच्छे मिलेंगे और टेलविंड तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। ऐसे सेक्टर में ही, ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपका जो एंट्री वैल्यूएशन है वो करेक्ट रहे। एंड फाइनली उन्होंने बोला है कि अगर लेट से आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको लगता है कि ये हमने गलती कर दिया है कि हमने ये पीक वैल्यूएशन, पीक मार्जिन पे हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको वो जो अपनी मिस्टेक है वो तुरंत ही करेक्ट करनी है, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। और फाइनली उन्होंने एक एडवाइस ये भी दी है कि आपको नो बोलना आना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज, मतलब 6-7 हज़ार कंपनीज अभी लिस्टेड है, तो आप सारी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ सीखना है कि आपको हर एक कंपनी को रिजेक्ट करने के लिए बहाने ढूंढने, मतलब आपको पास सॉलिड रीजन होना चाहिए कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसा आपका थिंकिंग जो है ना वो होना चाहिए। जैसे चार्ली मंगर हमेशा कहते थे कि इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, तो यहाँ पे उसी इस चीज़ का मतलब जो है वो वही होता है। तो दैट वॉज ऑल आई थिंक इन दिस चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा विजय केडिया के ऊपर। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर हम आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में अगर थोड़ा भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।